सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सेफ्टी इन्फोटेक में। और मैं हूं आपका दोस्त फरहान खान और आज मैं फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कन्फाइंड स्पेस की बेसिक सेफ्टी के बारे में। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा और मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, जैसा कि मेरी हर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि एक ट्रेनिंग की वीडियो है, तो इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं तो ये थोड़ी लंबी हो जाती है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जो भी लोग सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेफ्टी के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ट्रेनिंग है कन्फाइंड स्पेस के ऊपर। क्या है? कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस समझते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। पहले काम किया उसमें आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। इस ट्रेनिंग में क्या सीखेंगे, ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं हम, इसके बारे में बात करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ कन्फाइंड स्पेस मतलब कि कन्फाइंड स्पेस का क्या रिक्वायरमेंट है, किसको कहेंगे कन्फाइंड स्पेस। ठीक है जी। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट कन्फाइंड स्पेस बिफोर एंट्री। कन्फाइंड स्पेस की पहचान और उसको चेक करना, इवेल्युएशन जांच पड़ताल करना कि सही है कि नहीं, उसमें क्या दिक्कत है या फिर गैस वगैरह है, ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं, ये सब देखना। एक्सप्लेन कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड्स यानी कि खतरा क्या है। कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग आखिर क्यों कर रहे हैं, परमिट क्यों चाहिए, कुछ तो बात होगा ना कन्फाइंड स्पेस में, इसलिए इसके बारे में बात करेंगे। समराइज द रोल्स एसोसिएटेड विद कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अब जो रोल होता है हर आदमी का, अलग अलग भूमिका होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आदमी की, जिसको आपको काम सौंपा गया है कि ये काम करना है, वो काम करना है। तो कौन से आदमी का क्या रोल रहेगा, कौन से आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कन्फाइंड स्पेस का जब काम चलेगा तो पूरी एक टीम काम करती है। आपको एंट्री सुपरवाइजर रहता है, इंटरेंट हो गया जो आप लोग अंदर जाएंगे काम करने, एक आपका अटेंडेंट रहेगा जो बाहर नाम वाम लिखेगा, कितने बजे अंदर गए, कितने बजे बाहर आप आए, वो लिखेगा। और एक कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर जिसके देख रेख में पूरा काम होगा। और एक रेस्क्यू टीम भी रहती है। डिपेंड करता है कन्फाइंड स्पेस अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स खतरनाक है, ऑयल एंड गैस का कन्फाइंड स्पेस है, टैंकर है क्रूड ऑयल का, तो वहाँ तो रहेगी। यहाँ हमारे पास इतना खतरनाक कन्फाइंड स्पेस नहीं है, तो यहाँ रेस्क्यू की टीम मुझे लगता है कि नहीं रहेगी। तो ये होता है। और साथ में एक सेफ्टी प्रोफेशनल जैसे ऑफिसर वगैरह, उनका काम भी होता है। तो ये 5-6 लोग जो है रहते हैं। और भी लोग रहते हैं जैसे एजीटी रहता है, ऑथराइज गैस टेस्टर, वो अलग ही एक पोस्ट होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, गैस टेस्टिंग का जो काम होता है ना, वो सेफ्टी ऑफिसर्स करते हैं, ये फोरमैन कोई भी कर सकता है। लेकिन बड़ी कंपनियों में क्या है, उनका एक अलग पढ़ाई है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग है, उसका एग्ज़ाम है, टेस्ट है, जो उसको क्लियर करेगा वही सिर्फ गैस टेस्ट कर सकता है। तो उसको कहते हैं एजीटी, ऑथराइज गैस टेस्टर। तो वो भी रहता है। गैस टेस्टर मशीन रहती है हमारे पास, MX4 जनरली रहता है, मल्टीपर्पज़ गैस टेस्टर। और एक जो है आपको इंडिविजुअल गैस टेस्टर भी रहता है, जो कि अंदर लोग जा रहे हैं। अगर जैसे हमारे यहाँ पर तो कन्फाइंड स्पेस में कोई गैस उस तरह का हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह का खतरा नहीं है। तो जहाँ बना रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड का खतरा, वहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सनल मॉनिटर भी दिया जाता है, रैटलर का, T40 कहते हैं उसको। मैंने यूज़ किया आराम को में जब मैं था। तो मैं भी बहरीन में बापको प्रोजेक्ट में अच्छा किया होगा आपने, काम किया। तो पीला कलर का रहता है, गैस होगा तो लाइट जलने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो इंडिविजुअल दिया जाता है, जो लोग जा रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक कन्फाइंड स्पेस है ना, तो उनको दिया जाता है। और एक होता है मल्टीपर्पज़, जिसमें 4 गैस आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल, और आप चेक कर सकते हैं LEL, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, ठीक है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये 4 गैस चेक करने का एक मल्टीपर्पज़ रहता है। MX4 नाम का डिवाइस था जो हम लोग यूज़ करते थे। ड्रैगर का भी आता है, ड्रैगर अलग कंपनी है। और T40 रैटलर भी आता है, पीला कलर का जो बताया, पर्सनल मॉनिटर। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ फिक्स गैस डिटेक्टर भी होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। वो रहता है एक्चुअली प्लांट के अंदर, जहाँ क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग हो रहा है ना, गैस ऑयल सेपरेशन प्लांट है या फिर रिफाइनरी है, वहाँ पे आपको मिलेगा फिक्स H2S का गैस डिटेक्टर। H2S H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही खतरनाक गैस है। बहुत ही खतरनाक।
यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्ट्रेस का खतरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ खतरा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो ऑक्सीजन की वजह से, कमी के वजह से होती है, ऑक्सीजन के वजह से नहीं, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हो जाती है जी। तो यही कुछ हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा ट्रेनिंग के अंदर। तो हम शुरू करते हैं अभी आगे बढ़ते हुए। देखिए, ये लाइफ क्रिटिकल एक्टिविटी कंसीडर करते हैं इसको, क्योंकि खतरनाक काम है। नेवर इंटर कन्फाइंड स्पेस अनलेस ट्रेन्ड, ऑथराइज्ड एंड एन एंट्री परमिट हैज बीन कंप्लीटेड। कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं जाएंगे जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, आप ऑथराइज नहीं है और परमिट नहीं हुआ है। और सारा टीम मेंबर होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एडर होना चाहिए, फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए, रेस्क्यू का सामान होना चाहिए, SCBA होना चाहिए, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस, परमिट होना चाहिए। ये सब खतरनाक कन्फाइंड स्पेस जो है ना, डेंजरस, कॉम्प्लिकेटेड, उसके बारे में बता रहा हूँ। सिंपल में अगर एटलीस्ट परमिट तो रहेगा ही, और वहाँ पे एंट्री सुपरवाइज़र, इंट्रेंट, इतना आदमी रहेगा, गैस टेस्टर मशीन, ये सब तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं जाएंगे जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है और आपको बताया नहीं गया है कि ठीक है आप जाइए, और परमिट नहीं हो गया। ठीक है, 3 रिक्वायरमेंट है, तो देख लीजिए। स्टैटिस्टिक है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं समझा देता हूँ आपको कि ऑक्यूपेशनल विद द मोस्ट फेटल वर्क प्लेस इंजरी इन्वॉल्विंग कन्फाइंड स्पेस। ऑक्यूपेशन के हिसाब से वहाँ डेटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है, फार्मर है और फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र है, प्लम्बर, पाइप फिटर का दिया हुआ है। तो काम के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है मौत हुई थी कन्फाइंड स्पेस की वजह से 2011 से 18 में किन लोगों के काम में ज़्यादा मौत हुई थी, वो यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह का आदमी जो काम करता है ना, उसका ज़्यादा उसको डेथ हुआ है। तो फार्मर को यहाँ पे 15% का डेथ हुआ है, देख रहे हैं ब्लू है फार्मर, 15% डेथ फार्मर लोगों का हुआ है कन्फाइंड स्पेस में काम करने की वजह से। 15% डेथ हुआ है फार्मर लोगों का कन्फाइंड स्पेस में काम करने की वजह से। 34% डेथ हुआ है प्लम्बर्स और पाइप फिटर का जो कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे थे। 12% है फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड इंस्पेक्शन। बाकी और भी डेटा है छोटा मोटा सा, तो वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस फॉर फेटल ऑक्यूपेशनल इंजरी। इसमें क्या है, वहाँ था कि किस तरह के काम में लोगों का डेथ हुआ है, यहाँ है कि किस तरह के कन्फाइंड स्पेस में जाने से लोगों का डेथ हुआ है। कन्फाइंड स्पेस अलग अलग तरह का होता है ना, मैन होल है, पानी की टंकी है, हमारे पास और क्या है कन्फाइंड स्पेस, मिक्सर का ट्रक है, और हमारे पास कोई भी ऐसा इनक्लोज एरिया है, तो वो सब कन्फाइंड स्पेस कंसीडर किया जाएगा। साइलो है और पिट है, किसी तरह का ज़्यादा गहरा डीप ट्रेंच है, तो कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करते हैं उसको। तो टैंक है, बिन है, वैट है, साइलो, ग्रेन बिन यहाँ लिखा हुआ है। तो किस तरह की कन्फाइंड स्पेस में ज़्यादा डेथ हुआ है, 2011 तक का, 2011 से 2018 तक का ये डेटा है। ठीक है, साइलो में सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है 22% येलो, और ग्रेन बिन इंटीरियर। सेप्टिक टैंक भी होता है कन्फाइंड स्पेस, पानी का टैंक भी होता है, तो सेप्टिक टैंक में उसके बाद उसमें भी ज़्यादा हुआ है 22%। बाकी छोटा मोटा और कन्फाइंड स्पेस में हुआ है। बॉयलर देखा आपने कभी? बॉयलर भी कन्फाइंड स्पेस होता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, पानी की टंकी है वो भी एक तरह की। तो कन्फाइंड स्पेस का ये है कहानी। आगे चलता हूँ मैं। देखिए कन्फाइंड स्पेस क्या है। कन्फाइंड स्पेस की एक परिभाषा है, एक डिफिनेशन है। अगर 3 डिफिनेशन जो है वो मैच करती है एज पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओशा, जो एक बॉडी है USA की, तो 3 अगर उसका रिक्वायरमेंट है जो मैच करता है तो उसको कन्फाइंड स्पेस माना जाता है। पहला रिक्वायरमेंट है कि इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसमें बॉडी से अंदर जा सकें, जैसे छोटा ना हो, जैसे पानी का बोतल, वो भी कन्फाइंड स्पेस है लेकिन उसके अंदर आप जा नहीं सकेंगे तो उसको कन्फाइंड स्पेस नहीं माना जाएगा। तो पहला रूल है कि इतना बड़ा होना चाहिए कि आप बॉडी से अंदर उसमें जा सकें। मैंने जैसे पहले एग्जांपल में आपको बताया, पानी की टंकी, ये आपको मैन होल, ट्रेंच, ठीक है, साइलो, बॉयलर, फिर और भी बहुत सारा, स्टोरेज बीन या फिर कोई बड़ा टैंक। तो पहला हो गया रूल, समझ लिया। दूसरा रूल है हैज़ लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स फॉर एंट्री और एग्जिट। इसमें क्या है, आने जाने में दिक्कत होना चाहिए आपको, ठीक है, उसका आने जाने का रास्ता छोटा होता है जनरली, और जब रेस्क्यू होता है उसमें भी दिक्कत हो। तीसरा क्या है, इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसमें आप कंटिन्यू बैठ के या खड़े होकर काम कर सकें।
3 रिक्वायरमेंट है। पहला कि आप बॉडली इंटर कर सकते हैं, उसमें अपने शरीर से अंदर घुस सकें। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि ऐसा बना हो कि उसमें आने जाने में आपको दिक्कत हो, रेस्क्यू करने में दिक्कत हो। तीसरा रिक्वायरमेंट है कि आप ज़्यादा देर तक उसमें काम नहीं कर सकें। ऐसा 3 रिक्वायरमेंट का जो भी जगह है उसको कंसीडर करेंगे कन्फाइंड स्पेस। व्हाट इज़ लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड? इसमें कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड एग्जिट एंट्री क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आदमी अंदर जा रहा है सीढ़ी से, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है जाने में ना, छोटा रास्ता है, दिक्कत आ रहा है उसको जाने में, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नीचे के पिक्चर में अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए वहाँ कंड्यूट है, पाइपलाइन है, उसके अंदर कई बार आपको रिपेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो कन्फाइंड स्पेस बहुत दिक्कत है, तो इसको ही कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। द नीड टू यूज़ अ लैडर और मूवेबल स्टेयर और स्टेयर दैट आर नैरो और ट्विस्टेड। कभी कभी ऐसी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि मूवेबल सीढ़ी होगी, या फिर सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि बहुत ही पतली सीढ़ी रहेगी, घूमी हुई रहेगी, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा। अ डोर दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन और डोरवे दैट इज़ टू स्मॉल टू एग्जिट वाइल वॉकिंग अपराइट। अब क्या है कि जो डोर होगा कन्फाइंड स्पेस का, वो ऐसा बहुत ही छोटा होगा, आपको जाने में बहुत दिक्कत होगा, आप खड़े खड़े नहीं जा सकेंगे, ठीक है, आपको लेट के सो के जाना पड़ेगा, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। ऑब्स्ट्रक्शंस सच एज पाइप और कंड्यूट डक्ट और मटेरियल दैट वर्कर वुड नीड टू क्रॉल ओवर और अंडर और स्क्यूज अराउंड। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जैसे कि पाइप, कंड्यूट, उसमें आपको रेंग के जाना पड़े, घूम के जाना पड़े, बॉडी को ट्विस्ट करना पड़े, तो ये सब रिक्वायरमेंट है। कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी, स्पेस इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉय ऑक्यूपेंसी। मैंने पहले बताया कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है लगातार अंदर काम करने के लिए नहीं बना है। जो कम्प्लेक्स कन्फाइंड स्पेस रहता है वहाँ पे आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए उसके अंदर काम करने के लिए, सफिशिएंट रूम होना चाहिए और मूवमेंट के लिए जगह होना चाहिए, तब आप उसमें काम कर सकेंगे ज़्यादा देर तक, फिर उसको कन्फाइंड स्पेस कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्पेस इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉय ऑक्यूपेंसी इफ़ इट इज़ नॉट डिज़ाइन विद फीचर सच एज। अगर ये लगातार काम करने के लिए नहीं बना है, अगर इसमें ये सब सुविधाएं नहीं हैं, तो जैसे कि लाइट अगर है तो आप लगातार काम कर सकते हैं, वेंटिलेशन अगर है, एग्जॉस्ट फैन लगा है या फिर फोर्स वेंटिलेशन कर दिया गया तो आप लगातार काम कर सकते हैं। उसमें जगह है ज़्यादा, जैसे कि रूम के अंदर आप आराम से काम कर सकते हैं ना, मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो एक दिन 10 घंटे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मूव करने की भी जगह होनी चाहिए बॉडी की। कन्फाइंड स्पेस देखिए एग्जांपल है, देख रहे हैं आप, साइलो एग्जांपल है, यहाँ पे अनाज भी रखा जाता है और भी केमिकल वगैरह स्टोरेज होता है। बिफोर एंट्री क्या क्या रिक्वायरमेंट है कन्फाइंड स्पेस का? ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप लोग की हो रही है अभी। परमिट टू वर्क, परमिट लेना होगा कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले। रेस्क्यू प्लान होना चाहिए जो है हमारे पास में, किस तरह से रेस्क्यू करेंगे, हार्नेस पहन के जाना चाहिए। ट्राईपॉड या के पॉड का इस्तेमाल करते हैं, गेट पॉड के पीछे आपके हार्नेस में टी रिंग में जो है वहाँ पे आपका रोप ये कर देंगे, टाई करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग द एटमॉस्फेयर होगा, फिर ऑथराइजेशन होगा, परमिट मिलेगा आपको टेस्ट करने के बाद ही एटमॉस्फेयर को। तो ये सारा प्रोसीजर है बिफोर एंट्री। फिर आप अंदर जाएंगे जब आपको सुपरवाइजर बोलेगा कि हाँ यू आर ऑथराइज्ड टू गो इनसाइड कन्फाइंड स्पेस, then only you can enter. If you have, suppose that if you have training, permit, everything, but they are not telling to go inside, अगर आपको नहीं बोल रहे हैं अंदर जाने के लिए, ट्रेनिंग परमिट होने के बाद भी, तो आप नहीं जाएंगे। बिफोर एंट्री ट्रेनिंग होना चाहिए। ओनली ट्रेन एंड ऑथराइज पर्सनल अलाउड टू इंटर कन्फाइंड स्पेस। जो आदमी ट्रेनिंग जिसको हो गया है, जो ऑथराइज है, वही अंदर जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया 3-4 लोग होते हैं, जैसे अंदर जो काम करेंगे उसको इंट्रेंट कहते हैं, बाहर जो रहेगा अटेंडेंट रहेगा, ठीक है। ट्रेनिंग एंट्री सुपरवाइज़र भी इसके अंदर में आपको साइट पे रहेगा। और आपको रेस्क्यू पर्सनल रहेंगे, सेफ्टी ऑफिसर्स, AGT ऑथराइज गैस टेस्टर, और CBA रहेगा, सेल्फ कंट्रोल ब्रीथिंग ऑपरेटर्स के जो ऑक्सीजन सिलेंडर की मशीन होती है रेस्क्यू के लिए। और परमिट पे ये मेंशन रहता है कि लाइक कितनी देर के अंदर आपको गैस टेस्ट करना है। पीरियडिकली रहेगा, हाफ एन आवर, 1 आवर या फिर 10 मिनट, जैसा कन्फाइंड स्पेस है, जिस तरह की कम्प्लेक्सिटी है, खतरा, उसके हिसाब से फिर परमिट में लिखा रहता है कि 10 मिनट में चेक करना है, 15 मिनट में गैस का आपको टेस्ट दोबारा से करना है, या 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है। तो ये बिफोर एंट्री परमिट, PTW परमिट टू वर्क, इस तरह का पोस्टर रह सकता है कन्फाइंड स्पेस।
के एंट्री जहाँ पर है वहाँ पर नेवर इनिशिएट एनी वर्क इन द एरिया डिफाइंड एज अ कन्फाइंड स्पेस बिफोर ऑब्टेनिंग एंट्री परमिट। कोई भी एरिया में काम शुरू आपको नहीं करना है, शुरू बिल्कुल नहीं करना है जिसको कंसीडर किया गया कन्फाइंड स्पेस, बिना परमिट के आपको काम नहीं करना है। बिफोर एंट्री रेस्क्यू प्लान होना चाहिए हमारे साइट पे। कोई आदमी अंदर गया और अगर वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, तो उसको कैसे निकालेंगे, एम्बुलेंस में लेके कैसे हॉस्पिटल जाएंगे, क्या है सारा कुछ। नेवर इनिशिएट एनी वर्क इन द एरिया डिफाइंड एज अ कन्फाइंड स्पेस बिफोर प्रिपेयरिंग अ रेस्क्यू प्लान। कभी भी कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए जब तक रेस्क्यू प्लान तैयार ना हो साइट पे। ये सब जो इसमें आप देख रहे हैं ये हाईली कम्प्लेक्स जो कन्फाइंड स्पेस होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब बिफोर एंट्री एटमॉस्फेयर टेस्टिंग, मतलब वही गैस टेस्ट जिसके बारे में बात हो रही है। तो हमेशा एटमॉस्फेयर मस्ट बी टेस्टेड बिफोर एंट्रिंग कन्फाइंड स्पेस। अंदर जाने से पहले गैस टेस्टिंग होगी जो IGT करेगा, ऑथराइज गैस टेस्टर। ओनली ESNH प्रोफेशनल कैन टेस्ट द इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर क्या है, ESNH प्रोफेशनल यानी कि मैं हो गया या और भी जो लोग हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं वो ही टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी और बड़ी कंपनी जैसे आरामको वगैरह में भी हम लोग करते थे वहाँ पर, हाँ हम लोग कर लिया करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ कंपनी में AGT भी रहता है। AGT की ट्रेनिंग हम लोगों के पास ही होती है, तो ऑथराइज गैस टेस्टर की थर्ड पार्टी ट्रेनिंग कंपनी दिलवा देती है। तो फिर हम लोग ही AGT कम सीनियर ऑफिसर कम रेस्क्यूअर हर कुछ खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। तो कोई अलग से आदमी नहीं रहता, इतना ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि मैं ही वहाँ रेस्क्यूअर था, मैं ही एस्काबा पहन करके रेस्क्यू करूँगा, मैं ही AGT हूँ, मैं ही सीनियर सुपरवाइज़र हूँ, सेफ्टी का सारा काम मेरे ही अंडर है। सिर्फ एक सुपरवाइज़र जो है एंट्री सुपरवाइज़र वो अलग से रहता है, कई बार उसकी ट्रेनिंग भी कंपनी करवा देती है। लो एंट्री सुपरवाइज़र भी तुम ही बन जाओ, ऑल इन वन पर्सन, मतलब हर कुछ ठीक है। तो इस तरह का होता है। तो हो गया ओनली सेफ्टी ऑफिसर यहाँ टेस्ट करेगा, ठीक है, सुपरवाइज़र। देखिए कन्फाइंड स्पेस से कुछ एग्जांपल्स हैं। कन्फाइंड स्पेस जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे पाया जाता है उसका एग्जांपल मैनहोल, सीवर्स जो बड़े बड़े नाले हैं, गटर जिसको कहते हैं गटर, टैंक है, ट्रेंचेस है और मिक्सर ट्रक भी कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल है। यहाँ देखिए सीवर है, मैनहोल है, ऊपर टैंक है, बाकी और भी यहाँ पर टनल वगैरह, मैनहोल, शिप होल, कोल्ड स्टोरेज, टैंक, साइलो, वॉल्ट, ओपन डिच, वेल, ये सब कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल दिया हुआ है। खैर कन्फाइंड स्पेस टीम मेंबर में कौन कौन लोग होते हैं, मैंने बोला एक टीम के थ्रू पूरा काम होता है। तो इंट्रेंट जो अंदर जाने वाले लोग, अटेंडेंट जो बाहर में आपका टाइम नोट करेगा, कितने बजे अंदर गया, कितने बजे बाहर आया। सुपरवाइज़र, एंट्री सुपरवाइज़र जिसका काम है कि पूरी तरह से काम जो है अंडर सुपरविज़न और सेफ्टी के साथ होना चाहिए, वो देखेगा। इमरजेंसी रेस्क्यू पर्सनल यानी कि इमरजेंसी कुछ हो जाएगा तो उसमें कौन आपको बचाने वाले लोग हैं वो रहेंगे। ESNH प्रोफेशनल जो बताया सुपरवाइज़र। अब अटेंडेंट के पास वॉकी टॉकी होता है या फिर हॉर्न रहता है, ऑरेंज जैकेट पहन के बाहर खड़ा रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है वॉकी टॉकी पे इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को बुलाता है वो, या जो भी है वो सारा कम्युनिकेशन करता है। वो कभी अंदर रेस्क्यू करने नहीं जाता है। आप लोग भी नहीं जाइएगा अगर बाहर रहता है अटेंडेंट काम कर रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए, अंदर आदमी चिल्ला रहा है, मदद मांग रहा है और बेहोश हो गया तो आप अंदर नहीं जाके बचाएंगे, ठीक है। उसके लिए अलग टीम होती है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है। इंट्रेंट फोकस ऑन द टास्क, जो अंदर आदमी गया है वो काम पे ध्यान देगा। अटेंडेंट सेफ्टी आइज एंड एयर, वो देखेगा कि अंदर का आदमी सेफ्टी से काम कर रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम लगेगा तो बोल सकता है कि भाई बाहर आ जाओ, ठीक है। सुपरवाइज़र ऑथराइज द एंट्री, सुपरवाइज़र का क्या काम है कि वो ऑथराइज़ करेगा, हाँ भाई आप अंदर जाके काम कर सकते हैं। सेफ एंट्री टीम, ये पूरी टीम ऐसे काम करती है। तो कन्फाइंड स्पेस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। टीम का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस रिक्वायर कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए एक टीम चाहिए होती है, टीम के थ्रू ही काम होता है, बिना टीम के एक आदमी से काम नहीं होता है। 4-5 आदमी की एक टीम होती है, मिल के काम करना है। देखिए अब कन्फाइंड स्पेस इंट्रेंट जो अंदर जा रहा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उसको इंट्रेंट कहते हैं। एन ऑथराइज इंट्रेंट इज अ वर्कर हु इज ऑथराइज बाय एंट्री सुपरवाइजर टू एंटर द परमिट स्पेसेस। एक इंट्रेंट वो होगा जिसको, और जो एंट्री सुपरवाइजर उसने ऑथराइजेशन दिया है कि हाँ भाई तुम अंदर जाके काम कर सकते हो, तो क्या हो गया, इंट्रेंट हो गया, जो अंदर जाके काम करेगा। अब इंट्रेंट का रोल क्या क्या है। इंट्रेंट का रोल है एन ऑर्डर टू इवैक्यूएट इज गिवन बाय द अटेंडेंट और द एंट्री सुपरवाइजर।
अगर अंदर आपको एंट्री सुपरवाइजर या फिर अटेंडेंट बाहर से बोलता है कि बाहर निकलो, तो फौरन बाहर निकल जाना है। द इंट्रेंट डिटेक्ट अ प्रोहिबिटेड कंडीशन और एन इवैक्यूएशन अलार्म इज एक्टिवेटेड। अगर आपको इंट्रेंट को कोई ऐसा कंडीशन अंदर दिखता है जो सही नहीं है, कोई खतरा दिखता है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो फ़ौरन बाहर निकल जाना है। या फिर आपके पास अगर मॉनिटर दिया हुआ है पर्सनल, उसमें अलार्म एक्टिवेट हो गया, तो भी आपको बाहर निकल जाना है। देयर इज़ एनी वार्निंग साइन और सिम्टम ऑफ एक्सपोजर टू ए डेंजरस सिचुएशन। कोई भी आपको ऐसा वार्निंग साइन, खतरा लगता है, डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक स्थिति लगती है कि हाँ यहाँ से पानी आ रहा है, गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फ़ौरन बाहर निकल जाना है। कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। अटेंडेंट का काम जो होता है, अटेंडेंट मीन्स एन इंडिविजुअल स्टेशन आउटसाइड। मतलब कि अटेंडेंट वो है जो बाहर की तरफ रहेगा, जहाँ एंट्री हुई है, एंट्री पॉइंट पे अटेंडेंट रजिस्टर लेके हर वक्त रहेगा, ठीक है। वन और मोर परमिट स्पेसेस हु मॉनिटर द ऑथराइज एंट्रेंट। तो उसका काम है बस, जैसे ये देख रहे हैं कन्फाइंड स्पेस, वहाँ अंदर वो अटेंडेंट बैठा है, बस देख रहा है अंदर लोगों का काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। कितने बजे कौन आदमी अंदर गया, कितने बजे आया, नज़र बना के रखता है अटेंडेंट किसके ऊपर, एंट्रेंट के ऊपर जो अंदर काम कर रहा है। अब रोल अटेंडेंट का क्या है, रिमेन आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस ड्यूरिंग एंट्री ऑपरेशन। जब अंदर काम चल रहा है तो हमेशा बाहर की तरफ वो रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, पानी पीने, खाना खाने, बाथरूम नहीं जाना है उसको। और कम्युनिकेट विद ऑथराइज एंट्रेंट एज अ नेसेसरी टू एक्सेस एंट्रेंट स्टेटस। बातचीत करता रहेगा। जी सर। किससे बात करेगा, अंदर जो काम करने वाला है उनसे, कि क्या है, सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बारे में बातचीत करता रहेगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, समन रेस्क्यू एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज। मैंने जैसा पहले बताया था, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, ऑरेंज जैकेट में खड़ा है, इसके पास रेडियो होती है, वॉकी टॉकी होता है, फ़ोन होता है, या फिर एक हूटर होता है जिसको दबाने से साउंड निकलता है। तो उसका काम क्या है, कुछ अगर इमरजेंसी हो गई तो वो बुलाएगा रेस्क्यू सर्विसेज को, सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेगा। अब है एंट्री सुपरवाइज़र, वाइट हेलमेट, जिसके अंतर्गत देख रेख में ये पूरा काम चल रहा है। अब जो एरिया का सुपरवाइज़र है उसको काम करवाना है कन्फाइंड स्पेस, उसी लोगों ने आपको यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा है, ठीक है। तो वो काम करवाएगा, वही होगा एंट्री सुपरवाइज़र, उसको उसी की देख रेख में काम होगा, ठीक है। एंट्री सुपरवाइज़र मीन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग इफ एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन आर प्रेजेंट। यानी कि एंट्री सुपरवाइज़र का काम है कि वो अंदाज़ा लगाए कि अंदर जाना सेफ़ है कि नहीं है। अगर सेफ़ है तो ही अंदर भेजेगा, कंडीशन चेक करेगा सारा कुछ उसको, क्योंकि कुछ भी एक्सीडेंट होता है, मिसहैपनिंग होता है, तो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कंपनी विल आस्क फ्रॉम हिम ओनली, नॉट यू। इससे पूछेगी कि क्या तुम क्या कर रहे थे, इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, जो भी है कुछ कैसे हो गया। तो सब कुछ देख रेख इसी का होना चाहिए, सुपरवाइज़र ही करेगा। एंट्री सुपरवाइज़र का रोल क्या है, टर्मिनेट द एंट्री एंड कैंसिल और सस्पेंड द परमिट एज रिक्वायर्ड। एंट्री को टर्मिनेट यानी कि अंदर जाना मना कर सकता है, पूरी तरह से स्टॉप कर सकता है, या सस्पेंड कर सकता है, बोले कि बाद में जा सकते हैं, अंदर अभी नहीं जाना है। ये सब उसी के हाथ में रहता है। और परमिट को कैंसिल भी कर सकता है, परमिट सस्पेंड कर सकता है कि अभी काम नहीं करना है, उसको कुछ अगर डेंजरस सिचुएशन लगता है तो चेंज कर सकता है डिसीजन। रिमूव अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल हु इंटर और हु अटेम्प्ट टू इंटर द परमिटेड स्पेस ड्यूरिंग एंट्री ऑपरेशन। किसी भी आदमी को कन्फाइंड स्पेस निकाल सकता है जिसको उसको लगता है कि ये फिट नहीं है, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, अनऑथराइज पर्सन है जो कि चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको भी निकाल के बाहर कर सकता है। वेरीफाई दैट रेस्क्यू सर्विसेज आर अवेलेबल। उसको वेरीफाई क्या करना है, चेक क्या करना है, मेक श्योर ये करना है कि रेस्क्यू सर्विस साइट पे रहना चाहिए जहाँ काम चल रहा है। ये सब सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कन्फाइंड स्पेस के खतरों के बारे में, हैजर्ड्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा। क्या क्या हैजर्ड्स है, हैजरस एटमॉस्फेयर। पहला खतरा है कि हैजरस एटमॉस्फेयर हो सकता है, यानी कि जो अंदर का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, ख़तरनाक हो सकता है। अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जहरीली गैस हो सकती है, जलने वाली गैस हो सकती है। दूसरा क्या है, मैकेनिकल हज़ार्ड हो सकता है, कोई ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है जो कि मूवमेंट है, अंदर कोई ब्लेड है तो उससे भी नुकसान पहुंच सकता है। फिजिकल हज़ार्ड ये भी हो सकता है। और एनिमल यानी कि बायो हज़ार्ड इसको कह सकते हैं, जैसे कि कोई स्नेक है, कोई स्कॉर्पियन है, कोई मकड़ी है, तो वो सब अंदर रह सकती है, आपको काट सकती है।
एटलीस्ट 19.5 से 23.5, ये इतने के बीच में ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 21% है, तो बीच में है ना, तो ये ठीक है, नेचुरल एयर है। अगर इससे कम हो जाता है ऑक्सीजन तो क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर 18% होगा तो आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, वेंटिलेशन चाहिए वहाँ पर। उससे भी कम अगर 16 से 12 हो गया तो आपकी जो सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, रैपिड ब्रीथिंग इंक्रीज, पल्स रेट बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, सर में दर्द, उल्टी, आँखों में घंटी बजना, कानों में घंटी बजने लगेगा। 14 से 9% होने पे क्या होगा, वही हेडेक, सर दर्द, चक्कर आएगा, बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। 10 से 6% में ये आपको कॉमा में चले जाएंगे आप, कॉन्शियसनेस यानी कि आदमी जो बेहोश हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियस आप नहीं रहेंगे, फिर अनकॉन्शियस हो जाएंगे। मसल स्पैम ऑन द इंटायर बॉडी, मसल जो है खींचने लगेगा पूरी बॉडी का ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और क्या होगा, पूरा आपका जो है बॉडी ब्लू हो जाने लगेगा ऑक्सीजन की कमी से, मुंह जो है होठ वगैरह, आपका बॉडी फेस सब ब्लू करने लगेगा, ब्लू नीला हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी पूरी तरह से, और कॉमा, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग मतलब कि आपके सांस लेना बंद हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट, आपका दिल की धड़कन भी आपकी बंद हो जाएगी, और 6 मिनट के अंदर मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन की कमी से होगा ये। अब कन्फाइंड स्पेस के अंदर हैजर्ड्स, एटमॉस्फेरिक हैजर्ड के अंदर बात करें तो 19.5 होना चाहिए मिनिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम 23.5, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो जो एटमॉस्फेयर हो जाएगा फ्लेमेबल हो जाएगा। अगर वहाँ कोई काम चल रहा है, कोई भी अगर चिंगारी है, कोई हॉट वर्क चल रहा है तो आग लग जाएगा बॉडी में, कपड़े में, बाल में, सर के बाल में। ज़्यादा ऑक्सीजन, इन रिच इन्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो डेंजरस। कंबस्टेबल क्या है, कंबस्टेबल यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि जलने वाले हैं, मीथेन, ब्यूटेन का मिक्सचर, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड भी बहुत हाईली फ्लेमेबल गैस है, वो भी जलता है। तो लेस देन क्या होना चाहिए, 10 LEL, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। कंबस्टेबल का होना चाहिए 10% से कम। ये है नॉर्मल एंट्री के लिए, जहाँ कोल्ड वर्क करने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा काम अंदर करने जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर जिसमें हॉट वर्क प्रोड्यूस होने वाला है, हीट प्रोड्यूस होने वाली है, तो उसमें 0% LEL होना चाहिए। कोई भी जलने वाली गैस 0% होगी तो ही हॉट वर्क अंदर होगा कन्फाइंड स्पेस में। कोल्ड वर्क करने जा रहे हैं, स्काफोल्डिंग इंस्टॉलेशन है, कुछ और है, इंस्पेक्शन है, तो मिनिमम 10 से कम अगर रहेगा लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट तो आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हॉट वर्क अलाउड नहीं है। टॉक्सिक गैसेस भी वही है, लेस देन 10 ppm होना चाहिए। ppm में होता है, ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो लेस देन 10 ppm में अगर कोई जहरीली गैस है तो आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो, क्योंकि जलता भी है ना ये, उसमें हॉट वर्क अलाउड नहीं है, हॉट वर्क के लिए 0 होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी गैस है जो जलती नहीं है लेकिन जहरीली है, तो उसमें हॉट वर्क हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरी तरह से डिपेंड करता है। सब कुछ चेक करने के बाद कौन सी गैस है, क्या है, वो देखना पड़ेगा। हर का ppm अलग है, अलाउ उसमें अलाउ होता है। टॉक्सिक गैसेस और एनी अदर हैजरडस मटेरियल आर डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ स्पेस। देखिए इसमें लिखा भी है, तो यही है कुछ। देखिए एक्सप्लोसिव का रेंज दिया है, नॉन एक्सप्लोसिव का अलग रेंज दिया है, नॉन एक्सप्लोसिव टू लीन का अलग है, मीथेन का अलग है, सब अलग अलग है। डिपेंड करता है कौन सी गैस है, उसके अकॉर्डिंग टू गैस अगर जो फाइंड आउट होती है तो फिर प्रिकॉशन लिया जाएगा। कन्फाइंड स्पेस में कुछ जो मैकेनिकल हैजर्ड्स है वो क्या क्या है, इंटेंगलमेंट, यानी कि इंटेंगलमेंट मैंने होता है जैसे आपने लंबी शर्ट पहनी है, अब कोई मूविंग पार्ट है, बेल्ट लगा है, शर्ट आपका चला गया तो फंस गया उसमें, उसके वजह से हाथ भी फंस जाता है, हाथ भी आपका कट जाता है। तो इंटेंगलमेंट हैजर्ड, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये सब इंटेंगलमेंट के अंदर ही आता है। ये यहाँ पर आपका हो सकता है कपड़ा फंस सकता है, तो इंटेंगलमेंट हो गया। प्लस क्या है, क्रशिंग हैजर्ड, जैसे यहाँ क्रशिंग हो रहा है, यहाँ पर क्रश कर रहा है। इंटेंगलमेंट में ये कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर फंस सकता है कपड़ा, और वहाँ पर आपका क्योंकि सीजर लिफ्ट है यहाँ पे हो सकता है। ट्रैप अगेंस्ट फिक्स्ड स्ट्रक्चर वहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, क्रशिंग हो रहा है। ड्राइंग और ट्रैपिंग यहाँ भी हो सकता है।
जी पुली बेल्ट है, ये पिन पॉइंट भी होता है, जैसे यहाँ पर आपका ये सब जगह यहाँ पे हाथ फंस सकता है, तो ये सब कुछ खतरा कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो सकता है, जो कि मैकेनिकल हो सकता है। तो इसीलिए जब भी अंदर जाएंगे तो पूरी तरह से लॉग आउट करना होता है, आइसोलेशन करने के बाद ही अंदर एनर्जी सोर्स को बंद करके अंदर जाना होता है। ठीक है जी। कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड्स के अंदर फिजिकल में अच्छा कुछ चीज़ें हैं। नॉइज़ हो सकता है, कोई नॉइज़ की वजह से, जैसे नॉइज़ जो आप बाहर में महसूस कर रहे हैं अंदर कन्फाइंड स्पेस की ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा वो, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड बंद जगह है ना, तो नॉइज़ हैजर्ड वाइब्रेशन हो सकता है। हीट एंड कोल्ड, अंदर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडा आपको महसूस हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन आपको लग सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन यानी कि करंट लग जाना, ठीक है, तो वो हो सकता है। ये सब फिजिकल हैजर्ड्स हैं। अब हैजर्ड्स और क्या, एनिमल के हैजर्ड्स ये सब हैं, जैसे कुछ जानवर, स्नेक, कोई इंसेक्ट, कुछ भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। अब रेस्क्यू कैसे करते हैं, ये ट्राईपॉड है हमारी कंपनी के पास है भी। यूज़ ऑफ हार्नेस, लाइफलाइन एंड विंच आउटसाइड द स्पेस इज प्रेफर्ड मेथड ऑफ रेस्क्यू। हार्नेस का इस्तेमाल, लाइफलाइन का इस्तेमाल, विंच का इस्तेमाल, ये क्या है, रेस्क्यू करने का बढ़िया तरीका है, प्रेफर्ड मेथड कहा जाएगा इसको। इसके जगह पर कई जहाँ पे ट्राईपॉड लगाने का ये ऑप्शन जो है नहीं होता है, वहाँ के पॉड भी होता है। तो इसको मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप डंडा, ये ट्राईपॉड है, इसको ट्राईपॉड कहते हैं। एक क्वाड पॉड भी आता है जिसमें 4 डंडे होते हैं। एक के पॉड भी आता है जो इस तरह से निकला रहेगा सामने और यहाँ से ऐसा लंबा रहेगा। हाँ, तो के पॉड भी इस्तेमाल होता है जहाँ ट्राईपॉड या क्वाड पॉड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। विंच क्या होता है, विंच में जो रोप होती है, वरना इसकी मेटल की रोप, उसी रोप को पीछे हार्नेस में अटैच किया जाता है डी-रिंग में। तो विंच घुमा के, जैसे मछली कैसे पकड़ते हैं आप, उस तरह घुमा के आगे डाला जाता है कन्फाइंड स्पेस। तो ये क्या है, विंच का इस्तेमाल करना, ट्राईपॉड का इस्तेमाल करना और लैनियार्ड फुल बॉडी हार्नेस, इसका इस्तेमाल करना क्या है, बढ़िया तरीका माना जाता है। रेस्क्यू करने में बहुत आसानी होती है, सीधे आदमी को ऐसे रेस्क्यू कर सकते हैं विदाउट एंट्री। रेस्क्यू भी 2 तरह का होता है, रेस्क्यू विथ एंट्री, रेस्क्यू विदाउट एंट्री। विदाउट एंट्री मतलब बाहर से ही आप हार्नेस पहन के गए थे तो कोच आपको ऐसे निकाल लिया सीधा। अब विथ एंट्री में क्या होगा कि आप नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप अनकॉन्शियस होने की वजह से आप ऐसे, जैसे आपको जब निकाला जा रहा है तो आपका बॉडी इस तरह से हो जा रहा है, होल तो ऊपर का छोटा है ना, फिर आपको अंदर जाके ऐसे स्ट्रेचर में करके निकालना पड़ेगा, वो आपको आगे दिखाएंगे। तो इसको कहेंगे रेस्क्यू विथ एंट्री, इसको कहेंगे बाहर से जो कर रहे हैं रेस्क्यू विदाउट एंट्री। तो ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपको रेस्क्यू किया जा रहा है, अंदर जाके लोग कर रहे हैं, अंदर जाके स्काबा पहन के लोगों ने रेस्क्यू कर रहे हैं। अंदर जाके जो रेस्क्यू आपको यहाँ पे किया जा रहा है ना, तो रेस्क्यू स्काबा जो होता है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसका इस्तेमाल सिर्फ रेस्क्यू करने के लिए होना चाहिए। उसको पहन के अंदर जाके काम करना मना है, कंडीशन को सही करके ही अंदर जाकर काम करना है। स्काबा पहन के काम करना मना है। स्काबा का इस्तेमाल सिर्फ रेस्क्यू के लिए करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रेस्क्यू हो रहा है स्ट्रेचर में करके। इफ़ रेस्क्यू विदाउट एंट्री, जैसे मैंने पहले बताया, देखिए यहाँ लिखा भी है, विदाउट एंट्री इज नॉट पॉसिबल, देन अ प्रोफेशनल टीम शैल एंटर द कन्फाइंड स्पेस फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर विदाउट एंट्री पॉसिबल नहीं है रेस्क्यू करना, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो एक प्रोफेशनल टीम अंदर जाएगी, वो जा करके रेस्क्यू करके बाहर लेके आएगी। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी कुछ ट्रेनिंग जो आपको समझ में आई होगी। कोई सवाल है आपका तो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और आज जो ट्रेनिंग मैंने करी है वो कन्फाइंड स्पेस बेसिक सेफ्टी के ऊपर थी, और आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी और आपका नॉलेज भी इससे काफ़ी बढ़ा होगा इस वीडियो से। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए ट्रेनिंग के ऊपर, सेफ्टी की ट्रेनिंग के ऊपर, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस तरह की वीडियो देख सकें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।